वाह ये जा बख्श पानी ये हवाए खुशगवार, ये तरो शादाब हशीरी मेवा है खुशगवार, ठंडी ठंडी अत्र में डूबी हुई बादे जुनूब, सब्ज़ खेतों की हवाएं और ये मैदानों की डूब। ज़िल शफ़क़त हो तेरा ए मादर मुशफ़क़ दराज, खाक पर क्या क्या तेरे मकीनों को है नाज। उफ़ ये तेरी चांदनी रातों के मंज़र खुशनुमा, वह ये अशजार ये फूलों के ज़ेवर खुशनुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे सरूर जहाँ आबादी की नज़म मादर वतन। सरूर जहाँ आबादी की नज़म मादर वतन। तो सबसे पहले हम सरूर जहाँ आबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख़याल और नज़म के हर बंद की तशरीह और मश्की सवाल जवाब भी पढ़ेंगे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। मैं एक एक लफ्ज़ का मायने बताती हूँ और अच्छे से तशरीह बताती हूँ। बच्चे क्या पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कहते हैं कि मैम हर लफ्ज़ का मायने बता दिया कीजिए। कम से कम आप इत्मीनान से पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। सरूर जहाँ आबादी की जो पैदाइश है वो 1873 ईस्वी में है और इनका इंतकाल 1910 ईस्वी में है, यानी 1873 में इनकी पैदाइश है और 1910 में इनका इंतकाल है। दुर्गा सहाय सरूर जहाँ आबादी ज़िला पीलीभीत के रहने वाले थे। दुर्गा सहाय इनका पूरा नाम क्या था? दुर्गा सहाय सरूर जहाँ आबादी पीलीभीत के रहने वाले थे, ज़िला पीलीभीत। सरूर के वालिद मुंशी प्यारे लाल तबाबत करते। इनके जो वालिद थे मुंशी प्यारे लाल तबाबत करते थे। तबाबत यानी तबीब थे, तबीब यानी डॉक्टर। तबीब किसे कहा जाता है? डॉक्टर को कहा जाता है। ये तबीब थे यानी जो हकीम होते हैं। घर में फ़ारसी और उर्दू का चर्चा था। लड़कपन ही से शेर सुखन की तरफ मायल हो गए और घर में क्या फ़ारसी और उर्दू पढ़ा जाता था, बोला जाता था, लिखा जाता था। तो लड़कपन से ही यानी बचपन से ही क्या शेर सुखन यानी शेर कहने लगे। सुखन यानी कहना, शेर सुखन की तरफ मायल हो गए। अदीब और मखज़न में इनका कलाम नुमाया तौर पर शाया होता था। अदीब और मखज़न, अदीब भी रिसाले का नाम है और मखज़न भी रिसाले का नाम है। तो अदीब और मखज़न में क्या इनके कलाम नुमाया तौर पर शाया होता था। ऐन जवानी में बीवी का इंतकाल हो गया और जब वो एकदम जवान थे तो उनकी बीवी का क्या है इंतकाल हो गया। 1 साल का इकलौता बेटा था, वो भी दाग़े मुफ़ारक़त दे गया यानी उसका भी इंतकाल हो गया। इन सदमात का उनके दिलो दिमाग पर शदीद असर हुआ, हर वक्त गमज़दा रहने लगे। बाला आखिर 37 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया, उनके बेटे का भी इंतकाल हो गया। इस वजह से वो सदमे में रहते थे और इस सदमे का उनके दिमाग पर बहुत असर हुआ था और हर वक्त क्या गमज़दा रहते थे और 37 साल की उम्र में उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। सरूर जहाँ आबादी उठते बैठते शायरी में मगन रहते थे। उन्होंने अगरचा गज़लें भी कही हैं लेकिन नज़म गो की हैसियत से ज़्यादा मशहूर हैं। सरूर जहाँ आबादी क्या उठते बैठते क्या शायरी करते थे, शायरी लिखते थे, उसी में मगन रहते थे। उन्होंने अगरचा क्या गज़लें भी कही हैं लेकिन नज़म गो की हैसियत से ज़्यादा मशहूर हैं। सच्चे वतन परस्त थे, वतनी और कौमी मौज़ूआत पर डूब कर लिखा है। इनके यहाँ हिंदुस्तान की मिट्टी और माहौल का गहरा असर है। सच्चे क्या है वतन परस्त थे, अपने वतन से मोहब्बत करते थे और वतन और कौम के बारे में डूब कर लिखा है, ज़्यादा लिखा है। और इनके यहाँ जो हिंदुस्तान की मिट्टी और माहौल का गहरा असर है। इनकी जो नज़में हैं, इनके नज़म में आपको हिंदुस्तान की मिट्टी का माहौल मिलेगा, हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसका माहौल मिलेगा। इनके शेरी फ़िज़ा में गंगा, जमुना, कोयल, भंवरा, पद्मनी, दमयंती, हंस वगैरह के ज़िक्र से ख़ास कैफियत पैदा होती है। इनकी जो शेरी फ़िज़ा में क्या है गंगा जमुना का ज़िक्र है, कोयल भंवरे का ज़िक्र है, पद्मिनी और दमयंती ये भी क्या है यहाँ की महारानी थी उनका ज़िक्र है, हंस का ज़िक्र है। ये सब का ज़िक्र क्या है उनकी शायरी में, उनकी नज़म में मिलता है। वो वतन का तसव्वुर माँ की हैसियत से करते हैं। ये जो वतन है, हमारा जो वतन है जहाँ हम पैदा होते हैं, तो उस वतन को हम लोग माँ समझते हैं और वो क्या है अपने वतन का तसव्वुर माँ की हैसियत से करते हैं, यानी अपने वतन को माँ समझते हैं। जिस ज़मीन पैदा हुए, जिस वतन में पैदा हुए उसे माँ की तरह समझते हैं। तो आज जो हम लोग नज़म पढ़ेंगे मादर वतन, वो वतन के बारे में ही बताएंगे, वतन की खूबी, वतन की खुसूसियात और जहाँ हम पैदा हुए उस वतन को
माँ की तरह वो समझते हैं और उसी तरह उन्होंने लिखा है। इनकी शायरी में एक तो हिंदुस्तानी बूबास और वतन से मोहब्बत की कैफियत है। इनकी जो शायरी है इसमें क्या हिंदुस्तानी बूबास, हिंदुस्तान की जो भी बातें हैं वो उनकी शायरी में आपको नज़र आएगा, और वतन से मोहब्बत की कैफियत, जो वतन से वो मोहब्बत करते हैं और वतन की एक एक चीज़ के बारे में कैसे लिखते हैं आप इसको जान पाएंगे इस नज़म में। दूसरे गमनाकी का एहसास, और दूसरे क्या है उनको गमनाकी भी है, गम भी है जो गहरी दर्दमंदी में ढल जाता है। उन्होंने हुस्न फितरत पर भी बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं, और उन्होंने हुस्न फितरत पर यानी फितरत के हुस्न पर जो कुदरती मनाज़िर है उस पर बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं। जामे सुरूर और खम खाना सुरूर इनकी शायरी के मजमूए हैं। इनकी जो शायरी के मजमूए हैं, जो इनकी किताबें हैं शायरी की, उसका नाम है जामे सुरूर और खम खाना सुरूर, इनकी शायरी के मजमूए हैं। अब आइए नज़म मादर वतन का मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं, यानी किस ख्याल को लेकर नज़म लिखा गया है, इसमें क्या ख्याल पेश किया गया है, हमको ये समझना है। कोई भी नज़म का जो मरकज़ी ख्याल होता है वो क्या होता है, तो जब आप एक बार नज़म पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। जैसे मादर वतन है, हम कहाँ पैदा हुए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान क्या हमारा मादर वतन है, तो हम मादर वतन की इसमें क्या खूबी बयान कर रहे हैं, इसकी खुसूसियात बयान कर रहे हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितने खूबसूरत यहाँ के सब्ज़ा और शादाब हैं, कितनी नदी है यहाँ की, गंगा जमुना नदी है, और यहाँ का पानी कितना फ़रहत बख्श है। ये सारी बातें जो हमारे वतन की है, जो हमारे वतन की खूबी है, इसमें पेश किया गया है। तो नज़म मादर वतन का मरकज़ी ख़याल। नज़म मादर वतन में सुरूर जहाँ आबादी ने वतन परस्ती का दर्स दिया, वतन परस्ती का दर्स दिया यानी वतन से मोहब्बत का दर्स दिया कि हमें अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए, जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। मादर वतन से मुखातिब होकर इसकी सेहत बख्श हवाओं, इसकी फ़रहत बख्श पानी, इसके सरसब्ज़ शादाब सब्ज़ाज़ारों, इसके मीठे फलों की सना खानी की है। सना खानी की है यानी इसकी तारीफ़ की है, जैसे हमद खानी कहते हैं किसी चीज़ की तारीफ़ करना, सना खानी यानी तारीफ़ की है। तो मादर वतन से क्या मुखातिब है, यानी अपने वतन से मुखातिब है। हम लोग कहाँ पैदा हुए, हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो हिंदुस्तान हमारा क्या है, मादर वतन है, और यहाँ की खूबी क्या क्या है, तो अपने वतन से मुखातिब होकर शायर कहते हैं कि यहाँ की सेहत बख्श हवा, यहाँ की फ़रहत बख्श पानी, और इसके सरसब्ज़ शादाब सब्ज़ाज़ारों, यहाँ जो शादाब है, यहाँ जो चमन है, बाग है, फूल है, फल है, ये सारी की क्या सनाखानी की है यानी तारीफ़ की है। इसके अलावा मादर वतन की अज़मत, रुआब, जलाल के नगमे सुनाए हैं। इसके अलावा क्या है, हमारे जो मादर वतन की अज़मत है जिसकी वजह से ये जाना जाता, पहचाना जाता है, इसका रुआब जलाल, जो इसकी वजह से रुआब है यहाँ, जहाँ इसकी जो जलाल है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हिमालय पहाड़ है, हमारे हिंदुस्तान में क्या है, गंगा जमुना नदी है, तो इस सब का क्या है, हमारे क्या वतन पर रुआब है और जलाल है। शायर ने मादर वतन की अज़मत, इसके तक़द्दुस, इसके हुस्न, इसकी दिलकशी, इसकी रानाई और बागपन को नजरानाए अक़ीदत पेश किया। हमारे जो वतन की अज़मत है, जो बड़कपन है, तक़द्दुस कहते हैं जिसकी वजह से हम इसे पाक समझते हैं, जिसकी वजह से हम इसके सामने सर झुकाते हैं। इसके हुस्न, इसकी दिलकशी, हमारे वतन की जो हुस्न है, दिलकशी है, इसकी रानाई भी खूबसूरती को कहते हैं, इसका बागपन नजरानाए अक़ीदत पेश किया है। शायर अपनी सरजमीन की हरियाली को, इसकी दिलफरेबी को, जन्नत जैसे हुस्न को, इसके नदियों के पानी को, इसके फल और फूलों को सलाम करता है। शायर क्या है, हमारी जो सरजमीन है इसकी हरियाली, इसकी दिलफरेबी यानी खूबसूरती, जन्नत जैसे हुस्न को, यहाँ के नदी के पानी को, फल को, फूल को क्या सलाम करता है, और मादर हिंद को खाक की पाक देवी करार देते हुए सलाम करता है। और मादर हिंद को यानी हमारे हिंदुस्तान की खाक को, खाक यानी मिट्टी को, पाक देवी करार देते हुए इसे सलाम करता है। हब्बुल वतनी से सरशार इस नज़म मादर वतन में सरूर जहाँ आबादी ने अपने मुल्क की न सिर्फ सनाखानी ही की है बल्कि इसके हुजूर में नजरानाए अक़ीदत भी पेश किया है। ठीक है, और हब्बुल वतनी से सरशार यानी वतन की मोहब्बत से सरशार इस नज़म मादर वतन में सरूर जहाँ आबादी ने अपने मुल्क की ना सिर्फ सनाखानी की है, सनाखानी यानी तारीफ़ की है, बल्कि इसके हुजूर में नजरानाए अक़ीदत भी पेश किया, यानी अपने अक़ीदत का, अपने मोहब्बत का क्या नजराना पेश किया है।
अब आइए नज़म के इशार की तशरीह पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सियाक़ व सबाक़ में हमें लिखना है कि ये इशार मादर वतन नज़म से लिए गए हैं जो ख़याबान उर्दू में शामिल है और जिसे सरूर जहाँ आबादी ने लिखा है। बहुत आसान है, बस आपको इत्मीनान से वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप एक बार इत्मीनान से स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको एक एक बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और इस नज़म में से आपको जहाँ से भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप आराम से उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। वह ये जाँ बख्श पानी, ये हवाए खुशगवार, ये तरो शादाब व शीरी मेवाहाए खुशगवार, ठंडी ठंडी अत्र में डूबी हुई बादे जनूब, सब्ज़ खेतों की हवाएं और ये मैदानों की डूब, ज़िल शफ़क़त हो तेरा ऐ मादर मुशफ़क़ दराज, खाक पर क्या क्या तेरी तेरे मकीनों को है नाज, उफ़ ये तेरी चांदनी रातों के मंजर खुशनुमा, वह ये अशजार ये फूलों के ज़ेवर खुशनुमा। शायर कहते हैं कि वाह हमारे जो मुल्क का पानी है, ये जाँ बख्श पानी, ये पानी जो हमें जान देती है, हमें ज़िंदगी देती है, ये हवाएं खुशगवार और यहाँ की जो खुशगवार हवा है, खूबसूरत हवा है, ये तरो शादाब शीरी मेवा है और ये जो शादाब है यहाँ के जो फल फूल हैं और ये जो मीठे मेवे हैं और यहाँ के जो खुशगवार माहौल है, ठंडी ठंडी अत्र में डूबी हुई बादे जुनूब और ये जो बादे जुनूब यानी जो बाद यानी हवा, ये जो जुनूब से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं अत्र में डूबी हुई होती हैं यानी खुशबू वाली हवा होती है, सब्ज़ खेतों की हवाएं और मैदानों की डूब और ये जो सब्ज़ खेतों की हवा है यानी हरियाली खेतों की हवा है, खेतों में क्या है, खेती लहरा रही है और वहाँ की जो हवा है और ये जो मैदानों की डूब है, ये जो मैदान डूबे हुए हैं, ज़िल शफ़क़त हो तेरा ऐ मादर मुशफ़क़ दराज, ज़िल शफ़क़त यानी तेरा शफ़क़त यानी मेरे मादर वतन, मेरी माँ जो है वतन जैसी माँ, क्या है तेरा शफ़क़त मेरे पर बना रहे, खाक पर क्या क्या तेरी तेरे मकीनों का है नाज और तेरी जो मिट्टी है, तेरी जो खाक है, मेरे मादर वतन की जो खाक है, जो मिट्टी है, तेरे मकीनों को बहुत नाज है। मकीनों यानी मकी, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो तेरे वतन में रहते हैं, तेरे वतन के लोगों को तेरी खाक पर बहुत नाज है। उफ़ ये तेरी चांदनी रातों के मंज़र खुशनुमा और तेरी जो चांदनी रातें हैं, यहाँ की जो खूबसूरत मंज़र है, वह ये अशजार ये फूलों के ज़ेवर खुशनुमा और ये जो अशजार है, अशजार शजर की जमा, शजर यानी पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसे शजर कहते हैं। तो ये जो अशजार हैं, ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ जो फूल हैं, ये जो पौधे हैं और इसके जो ज़ेवर खुशनुमा है, तो इसकी खूबसूरती में क्या है हम डूब गए हैं। हमारे मादर वतन की क्या है ये खूबसूरती है कि यहाँ खूबसूरत हवा है, यहाँ ठंडी हवा है और जाँ बख्श पानी है, जो हमें ज़िंदगी देती है वो पानी है और यहाँ के जो पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत हैं, हमें मेवा भी मिलता है और हमारी चांदनी रातें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है हमारे मादर वतन की, हमारे वतन की। इन अशार में सरूर जहाँ आबादी ने मादर वतन के हसीन मनाजिर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यहाँ की खुशगवार हवाएं, सेहत बख्श पानी लाजवाब है और ये ताज़ा और मीठे फल, ये सरसब्ज़ शादाब सब्ज़ाजार ठंडी ठंडी खुशबुओं में डूबी हुई जनूब की सिमत से आती मस्ती भरी हवाएं, हरे हरे खेतों और शादाब और सरसब्ज़ सब्ज़ाजारों से गुज़रती मुअत्तर हवाएं यानी अतर में डूबी हुई हवाएं, खुशगवार हवाएं। शायर मादर वतन से कहता है कि तेरी मेहरबानी, तेरे शफ़क़त, तेरा लुत्फ़ करम जिस पर हम नाज करते हैं। शायर क्या कहता है अपनी मादर वतन से कि ये जो तेरी मेहरबानियाँ हैं, तेरी जो शफ़क़त है यानी तूने जो शफ़क़त से मोहब्बत से अपना हाथ मेरे सर पर रखा है, तेरा जो लुत्फ़ करम है, तूने जो मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इस पर हम क्या नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं। हमें इसी तरह मिलता रहे तेरी ये चांदनी रातें और चांदनी का हुस्न और दिलफरेबी फूलों से लदे हुए ये दरख्त इस तरह अपने जलवे बिखेरते रहें। ठीक है, आइए दूसरा बंद पढ़ते हैं। सौ तबस्सुम तेरे अंदाज़े तकल्लुम पर निसार, दिल को करती हैं तेरी दिलकश सदाएं बेकरार, सरजमीन ऐश है ऐ मादर दिल सोज तू, आरज़ुओं की है बज़्म इनबसात अफरोज़ तू जवानों की है हिम्मत, तू दिलों की सैर, कांपते हैं दुश्मनों के तेरी हैबत से जिगर, नूर दानिश तू, फ़रोग़ जलवा ईमा है तू,
दिल है तू सरमाया सब्र शकीब जाँ है तू, 100 तबस्सुम तेरे अंदाज़े तकल्लुम पर निसार, अंदाज़ तकल्लुम यानी बात करने का अंदाज़, और 100 तबस्सुम मेरी 100 मुस्कुराहटें तेरे बात करने के अंदाज़ पर निसार है। हम जान छिड़कते हैं, अपनी मुस्कुराहट तेरे ऊपर वार करते हैं, तेरी बातों पर, तेरे अंदाज़ तकल्लुम पर, तेरा जो बात करने का अंदाज़ है इस पर क्या है, अपनी मुस्कुराहट अपनी जान तक हम निसार कर सकते हैं। दिल को करती है तेरी दिलकश सदाएं बेकरार, और तेरी जो दिलकश सदाएं हैं, तू जो आवाज़ लगाती है तो मेरे दिल को क्या है, बेकरार कर देती है। सरजमीन ऐश है मादरे दिलसोज तू, तेरी जो सरजमीन है इसमें हम क्या ऐश करते, ऐ मादरे दिलसोज तू, ऐ माँ मेरी वतन जो माँ है, तेरे दिलसोज से, तेरी मोहब्बत से क्या है, ये सरजमीन ऐश है। आरज़ुओं की है बज़्म इनबसात अफरोज़ तू, आरज़ू यानी इंसान की जो तमन्ना है, बज़्म इनबसात यानी इनबसात यानी खुशी, खुशी की महफिल है तू, ठीक है। इनबसात माने होता खुशी और अफरोज़ माने होता रोशनी देने वाला। तो यहाँ की जो हमारी जो तमन्नाएं हैं, यहाँ जो हमें खुशी दे रही है, हमें क्या है, हमें खुशी दे रही है, हमें रोशनी दे रही है तेरे वतन से, तेरी मादर वतन क्या है, मेरी आरज़ुओं को क्या खुशी देती है तेरे बज़्म में यानी तेरी महफिल में। तू जवानों की है हिम्मत, तू दिलोरों की सैर, तू क्या जवानों की हिम्मत है, और दिलेर जो होते हैं, जो बहुत दिलेर होते हैं, जाबाज होते हैं, तो उसकी सैर है। कांपते हैं दुश्मनों को तेरी हैबत से जिगर, और तेरी हैबत से, डर से दुश्मनों को क्या है, जिगर कांपते हैं। नूर दानिश तू फ़रोग़ जलवा ईमा है तू, नूर दानिश यानी नूर है, रोशनी है, दानिश यानी तू अक़ल है, और फ़रोग़ जलवा यानी तू, फ़रोग़ जलवा ईमा है तू यानी तू क्या है, ईमान के जलवे बिखेरती है। तो हमारी मादर वतन कैसी है, हमें नूर भी देती है, रोशनी भी देती है, अक़ल भी देती है, और हमें क्या, ईमान की रोशनी भी देती है। दिल है तू सरमाया सब्र शकीब जाँ है तू, तू क्या है, दिल भी है, सरमाया भी है यानी हमारी पूंजी भी है, सब्र शकीब, शकीब माने भी होता सब्र करने वाला, हमें सब्र करने का भी सिखाती है। तेरा ये हुस्न तेरी ये शादाबी, तेरा ये तबस्सुम, तेरी फ़िज़ाओं में बिखरी ये नगमगी, तेरी ये दिलकश सदाएं हमें हर दर्जा अज़ीज़ हैं यानी बहुत प्यारी हैं मुझे। हम इसके लिए नजरानाए अक़ीदत पेश करते हैं, हमें इसे क्या नजरानाए अक़ीदत पेश करते हैं यानी अपने दिल से क्या अक़ीदत पेश करते हैं। शायर कहता है कि ए मादर वतन तू हमें हर तरह के ऐशो आराम अता करती है, हमारी आरज़ुओं को पूरा करती है, हमें फ़रहत और इनबसात अता करती है। फ़रहत यानी खुशी और इनबसात यानी खुशी अता करती है। तेरी वजह से नौजवान हिम्मत हासिल करते हैं, तू नौजवानों का हौसला है और बहादुरों की ढाल है। तेरी अज़मत, तेरे रवाब जलाल और तेरी हैबत से क्या दुश्मन खौफज़दा हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। तुझसे हमें इल्म दानिश हासिल होती है, हमें हमारे वतन से क्या इल्म दानिश हासिल होती है यानी इल्म और अक़ल भी हासिल होती है। तू हमें ईमान की हरारत अता करती है, हमारे दिल को सब्र सुकून सब्र तहम्मुल अता करती है। हम तुझे सलाम करते हैं, हम तुझे क्या नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, सलाम करते हैं कि तू हमारे दिल में क्या सब्र सुकून सब्र तहम्मुल अता करती है और हमें क्या ईमान की हरारत अता करती है। क़ुव्वत बाजू है मेरी मादर गमखार तू, सीना पर गम में मेरे है नफ्स का तार तू। तेरा देव स्थान देवी दिल के काशानाए में है, तेरी तस्वीर मुक़द्दस हर सनम खाने में है। सरस्वती का रूप है दुर्गा का है अवतार तू, नतक़ व दानिश की है देवी मादर गमखार तू। वाह ये सुंदर छब तेरी, ये सौली सूरत तेरी, दिल के मंदिर की है जीनत मोहनी मूरत तेरी। शायर अपने वतन से क्या मुखातिब है और कहता है कि क़ुव्वत बाजू है मेरी मादर गमखार को, मेरी माँ है जो मेरी वतन है, मेरी क़ुव्वत मेरे बाजू की क़ुव्वत है। सीनाए पर गम में मेरे नफ्स है का तार तू, और मेरे जो सीने में गम है उसे क्या तू नफ्स का तार है यानी तू उसे क्या तू रोकता है, उसे कंट्रोल करता है। तेरा देव स्थान देवी दिल का काशाने में है, ये तेरा देव स्थान है देवी दिल के काशाने में है यानी तेरे दिल में क्या है देवी का काशाना बसता है, उसका घर उसका स्थान क्या तेरे दिल में है। तेरी तस्वीर मुक़द्दस हर सनम खाने में है, और तेरी जो तस्वीर है मादर वतन की जो तस्वीर है ये मुक़द्दस क्या है मुक़द्दस हर सनम खाने में है। हर सनम खाने में है यानी मस्जिद में भी है मंदिर में भी है, तेरी तस्वीर क्या हर सनम खाने में है। सरस्वती का रूप है दुर्गा का है अवतार तू, ये जो मेरी मादर वतन है सरस्वती का रूप है और दुर्गा का अवतार है।
نطق و دانش کی ہے دیوی مادر غمخوار کو، نطق یعنی بولنے والی اور دانش یعنی عقل مند۔ ہماری جو مادر وطن ہے وہ کیا ہے، عقل مند بھی ہے اور بولنے والی بھی ہے، بولنے والی دیوی کی طرح ہے۔ واہ یہ سندر چھب تیری، یہ تیری جو سندر چھب ہے، یہ سولی صورت تیری، اور یہ جو سولی صورت ہے تیری، دل کے مندر کی ہے زینت موہنی مورت تیری، اور میرے دل کی مندر ہے، میرے دل کے مندر میں یہ جو سولی صورت ہے تیری، اور میرے دل کے مندر میں یہ تیری جو موہنی مورت ہے، میرے دل کے مندر میں کیا چھپی ہوئی ہے، چبھی ہوئی ہے، گھسی ہوئی ہے، جو زینت موہنی مورت ہے تیری میرے دل کے مندر میں ہے۔ اب آئیے اس کا تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے مادر وطن تو ہماری قوت بازو ہے، ہماری ہمدم ہے، ہمدرد ہم غم ساز ہے، مراد ہم تجھ سے قوت پاتے ہیں، تیری آغوش میں ہم اپنے تمام غموں کو بھول جاتے ہیں، ہمارے دل میں تو ایک مقدس مورتی کی طرح سمائی ہوئی ہے، ہم نے اپنے دل کے نگار خانے میں تیری تصویر سجا رکھی ہے، تو ہمارے لیے سرسوتی بھی ہے، درگا بھی، ہم تجھ سے علم و دانش، تحریر و تقریر کی مہارت، جرات اور ہمت پاتے ہیں۔ ہم کیا اپنے مادر وطن سے کیا ہے، علم و دانش پاتے ہیں، تحریر و تقریر کی مہارت، جرات اور ہمت پاتے ہیں۔ علم و دانش یعنی علم پاتے ہیں، ہمیں ہمارے مادر وطن سے ہمیں جرت اور ہمت بھی ملتی ہے۔ اے ماں تو بہت ہی سندر سولی سلونی ہے، ہم نے اپنے من مندر میں تیری پیاری سی تصویر لگا رکھی ہے۔ یہ تبسم ہائے شیری، یہ ادائے دل نواز، واہ یہ شفقت بھری تیری صدائے دل نواز، سبزہ خودرو کا گہوارہ ہے تیری سرزمین، تختہ خلد بری ہے تیری خوش منظر زمین، پاک گنگا جل سے ہے بڑھ کر تیرا آب طہور، تیرے پاکیزہ ثمر ہے میوائے شاخ سرور، آسماں کی نور ہے جلوہ گاہ ناز تو، خلد کی ہے پاک دیوی مادر دمساز تو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہائے تبسم، ہائے شیری، یہ ادائے دل نواز، میری جو وطن ہے، میری جو مادر وطن ہے، اس کی تبسم بھی، اس کی مسکراہٹ، تبسم یعنی مسکراہٹ، اس کی مسکراہٹ میں بھی خوبصورتی ہے، اور یہ جو شیریں لب و لہجہ ہے اس کا، یہ جو بہت مسکراتا ہوا لہجہ ہے، اور یہ کیا ہے، بہت دل نواز ہے، ادائے دل نواز ہے، یعنی میرے دل میں گھس جاتا ہے۔ واہ یہ شفقت بھری تیری صدائے دل نواز، یہ تو جو مجھے صدا دیتی ہے، آواز دیتی ہے، بہت شفقت بھری، بہت محبت بھری ہے۔ سبزہ خودرو کا گہوارہ ہے تیری سرزمین، خودرو کہتے ہیں ایسے پیڑ کو جو اپنے آپ اگ جاتا ہے، تو تیری سرزمین ایسی ہے کہ یہاں کیا سبزہ گہوارہ، ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہے، اور تختہ خلد بری ہے تیری خوش منظر زمین۔ یہ تختہ خلد بری کسے کہتے ہیں؟ خلد یعنی جنت، جنت کی جو تختہ ہے تیرے خوش منظر کیا لگتی ہے؟ جنت کے تخت کی طرح لگتی ہے۔ پاک گنگا جل سے بڑھ کر تیرا آب طہور، یہ جو گنگا جل ہے یہ بہت پاک ہے، آب طہور یعنی پاک پانی، جس سے کیا دوسرے بھی پاک ہو جائیں، تو گنگا کا جل ایسا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ تیرے پاکیزہ ثمر ہے میوہ شاخ سرور، اور تیرے جو پاکیزہ ثمر ہے، تو نے جو ہمیں ثمر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ میوہ ہے۔ آسماں کے نور کی ہے جلوہ گاہ ناز تو، یہ جو آسمان سے نور ٹپکتا ہے اس کی تو کیا جلوہ گاہ ناز ہے۔ خلد کی ہے پاک دیوی مادر دمساز تو، اور خلد یعنی جنت کی پاک دیوی ہے تو میری مادر وطن، جو میری وطن ہے۔ تشریح پڑھتے اے مادر وطن تیرے یہ دل فریب مناظر، تیرے یہ حسن، تیری یہ دلکشی، تیرا یہ تبسم، تیری یہ دل فریب ادائیں، تیری یہ مہربانیاں، یہ عنایتیں، تیری یہ صدائے دلنشی، تیرے یہ ہرے بھرے میدان، تیری یہ جنت جیسی زمین، یہ خوش رنگ میوے، یہ آب حیات جیسا شیرین اور پاک گنگا کا پانی جو ہمارے لیے آب طہور ہے، آب طہور جیسا ہے، مطلب جسے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، آب طہور یعنی پاک پانی، اور ایسا پاک پانی جسے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اے ماں تو ہمارے لیے آسمان کی نور کی جلوہ گاہ اور جنت کی کسی مقدس دیوی سے کم نہیں ہے۔ اب آئیے مشکل سوال جواب پڑھ لیتے ہیں۔ تو بچوں اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر لگے کہ میں آپ کو محنت سے پڑھاتی ہوں، آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، تو ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیے گا۔ سوال ایک ہے، نظم کے پہلے بند میں شاعر وطن کی کن کن چیزوں کی تعریف کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب لکھیں گے وطن کے پہلے بند میں شاعر جاں بخش پانی، خوشگوار ہوا، یہ تازہ اور میٹھے پھل، عطر میں ڈوبی ٹھنڈی ہوائیں، سبز کھیت اور ہرے بھرے میدانوں کا ذکر کر رہا۔ شاعر جو ہے
پہلے بند میں کن کن چیزوں کی تعریف کر رہا ہے، تو کیا کیا چیز بتایا شاعر نے؟ جاں بخش پانی، جو ہمیں پانی یہاں سے ملا ہے، خوشگوار ہوا، تازہ اور میٹھے پھل، اور عطر میں ڈوبی ہوئی ٹھنڈی ہوا، سبز کھیت اور ہرے بھرے میدان کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، سوال تو ہے مادر وطن کو آرزوؤں کی بزم انبساط کیوں کہا گیا ہے؟ آرزوؤں کی بزم انبساط، بزم یعنی محفل اور انبساط یعنی خوشی، یعنی خوشی کی محفل، ہماری تمناؤں کی محفل مادر وطن کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ شاعر مادر وطن کی توسط ہی سے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرتا ہے، یعنی اپنی آرزو کو پورا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ مادر وطن کی وجہ سے اپنی آرزو کو پورا کرتا ہے، اپنی تمناؤں کو پورا کرتا ہے، اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرتا ہے۔ اس لیے وہ مادر وطن کو آرزوؤں کی بزم انبساط کہتا ہے، یعنی ہمارے دل میں جو بھی خواہش، ہماری جو بھی آرزو ہے، ہم اپنی مادر وطن میں پورا کرتے ہیں۔ ہماری جو خواب کی تعبیر ہے وہ اپنے وطن میں پورا کرتے ہیں، اس لیے وہ مادر وطن کو آرزوؤں کی بزم انبساط کہتا ہے۔ سوال 3 ہے، مادر وطن کو قوت بازو اور غمخوار کہنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قوت بازو اور غمخوار، یہ دو باتیں ہیں، اس کے وجہ سے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ چونکہ انسان اپنے وطن میں رہ کر ہی قوت حاصل کرتا ہے، اس کی تمام تر قوت و طاقت اور اس توانائی وطن عزیز ہی سے ملتی ہے۔ انسان کو جو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے وطن عزیز سے ہی ملتی ہے۔ اس کی وطن اتنی اچھی ہے، اس کے وطن کا مٹی، اس کی ہوا، پانی، اس کے پھل، اس کے میوے، اس کی وجہ سے ہی کیا ہے انسان کو کیا طاقت اور قوت ملتی ہے۔ تو اپنے وطن کی وجہ سے ہی انسان کو کیا طاقت اور قوت ملتی ہے، اس لیے مادر وطن کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اور مادر وطن کو شاعر کے اپنا مددگار سمجھتا ہے، کیونکہ ہم کو اپنے وطن سے ہی سب کچھ ملتا ہے، اور اسے قوت بازو قرار دیتا ہے، اور اپنے مادر وطن کو کیا قوت بازو قرار دیتا ہے، یعنی بازو کی قوت کیا ہے؟ ہماری وطن ہے، ہمارا وطن ہے۔ دوسرے مادر وطن کے آغوش میں انسان اپنا سارا غم بھول جاتا ہے، اور اپنے مادر وطن کے آغوش میں کیا اپنا سارا غم بھول جاتا ہے۔ جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، کہ جب ہم کسی ندی کے کنارے جاتے ہیں، تو وہاں کے خوشگوار منظر کو دیکھ کر کیا اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ تو شاعر یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مادر وطن کے آغوش میں، یعنی اس کی گود میں جاتے ہیں تو اپنا سارا غم کیا بھول جاتے ہیں، اور یوں مادر وطن شاعر کے نزدیک اس کی غم خار بلکہ سب سے بڑی غمخوار بن جاتی ہے، اور اسی لیے مادر وطن کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک سب سے بڑی غمخوار بن جاتی ہے، یعنی غم کو بانٹنے والی۔ سوال 4 ہے، شاعر کو وطن کا جلوہ کہاں کہاں نظر آتا ہے؟ وطن کو جو جلوہ ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، کہاں کہاں نظر آتی ہے؟ شاعر کو گنگا کے پانی میں، آسمان کے نور میں، پھلوں میں اور پھولوں میں، دل فریب چاندنی راتوں میں، ہرے بھرے کھیتوں میں، سبزہ زاروں میں، عطر میں ڈوبی ہواؤں میں، پھلوں سے لدے اشجار میں، غرض ہر جگہ وطن کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ہم جب ایک بار اپنے وطن پر نظر دوڑائیں گے، ایک بار آپ باہر نکلیے اور باہر کے منظر کو دیکھیے، اس پر نظر دوڑائیے، آپ کو کیا ہر چیز میں کیا ہے؟ وطن کا جلوہ نظر آئے گا، خدا کا جلوہ نظر آئے گا۔ گنگا کے پانی میں، آسمان کے نور میں، آسمان کا نور یعنی روشنی میں، پھلوں میں، پھولوں میں، چاندنی میں، ہرے بھرے کھیت میں، سبزہ زار جہاں ہرے ہرے کھیت ہیں، اور یہاں کی جو عطر میں ڈوبی ہوائیں ہیں اس میں، اور پھلوں سے لدے اشجار میں، یعنی پھلوں سے لدے پیڑ میں، اشجار شجر کی جمع، شجر یعنی پیڑ، جو پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ ہیں، اس کو دیکھ کر کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی پیڑ دیکھتے ہیں، اس میں سیب بھرا ہوا یا امرود بھرا ہوا یا انگور بھرا ہوا، تو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ سب دیکھتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ان سب چیزوں میں ہمیں وطن کا کیا ہے؟ جلوہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں وطن کی کیا خوبصورتی نظر آتی ہے۔ سوال 5 ہے، نظم کے آخری بند کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جو آخری بند ہم نے پڑھا، اس کا کیا مفہوم یعنی معنی لکھنا ہے۔ جواب لکھیں گے، اے مادر وطن، تیرے یہ دل فریب مناظر، تیرے یہ حسن، تیری یہ دلکشی، تیرا یہ تبسم، تیری یہ دل فریب ادائیں، تیری یہ مہربانیاں، یہ عنایتیں، تیری یہ صدائے دل نشی، تیری یہ ہرے بھرے میدان، تیری یہ جنت جیسی زمین، یہ خوش رنگ میوے، یہ آب حیات جیسا شیرین اور پاک گنگا جل کا پانی، اور پاک گنگا کا پانی جو ہمارے لیے آب طہور جیسا ہے۔ اے ماں، تو ہمارے لیے آسمان کی نور، جلوہ گاہ اور جنت کی کسی مقدس دیوی سے کم نہیں ہے۔ شاعر کیا اپنے
मादर वतन की दिलफरेब मंज़र को यहाँ पे बताता है। बोलता है कि तेरी ये जो दिलकशी है, तेरा ये जो तबस्सुम है, तेरी ये जो दिलफरेब अदाएँ हैं, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी अनायतें, तेरी ये जो सदाएँ हैं, तू जो मुझे आवाज़ देती है, तेरे जो हरे भरे खेत हैं, तेरी ये जो जन्नत जैसी ज़मीन है, और यहाँ जो हमें मेवे मिलते हैं, हमें यहाँ का मीठा पानी मिलता है, और हमें गंगा का पानी मिलता है जो हमारे लिए आब तहूर जैसा है, यानी पाक पानी है जिसे हम पाकी हासिल करते हैं। तो ऐ मादर वतन, तू हमारे लिए क्या है? आसमान की नूर है और जन्नत की किसी मुक़द्दस देवी की तरह है, जन्नत में जो हमारी हूरें होती हैं उसकी तरह है। तो ये तो हमारे आखिरी बंद का मफ़हूम था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।